Welcome to English session. Thank you, Salman, for the session. So, I hope you are doing well. And just a little intro. I'm Myra, and I hope you know because it has been a long time. मैंने कहा आपको याद करवा दूं. And we will be moving on to our reading section. Like we actually did our reading section. So now let's move on to writing. Let me share my screen. Okay. So now it's the high time if you are not preparing for English and math. So start it from today because your cat is coming when to take up time कि अगर अभी तक start नहीं किया तो अभी से start कर लें. ठीक है. वैसे किन लोगों ने नहीं किया start? अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा. करें क्लासेस ओके गुड और नहीं करे उनको मैं कहूँगी कि अभी से स्टार्ट कर दें और कोई भी कंफ्यूजन होती है मेरी ईमेल अगर आपके पास है तो उस पर मुझे मैसेज कर दें सॉरी ईमेल कर दें आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज ओके ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू आवर राइटिंग मॉड्यूल सो इन राइटिंग there are some type of questions so we will be looking at those questions एंड ऐसी पहले से मौजूद होती हैं और फिर हम उनको लाइक उन्हीं को लर्न करते हैं. देयर इज नथिंग न्यू जो हमने पहले से पढ़ी होती हैं और 10th तक वही चीज़ें आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे. ठीक है. एंड देन आवर फेवरेट पार्ट दैट इज 7 steps to a SCP. Right, let's move on to the type of questions और आपकी जो queries हैं वो मैं बाद में लूँगी in the last 5 minutes. Okay? और मैं अपना email भी share कर दूँगी. So there are some type of questions. So the first one is standard English conventions. ये मैं आपको आगे explain करती हूँ. Expression of ideas के through text लिखा होगा वो आपने उसको देखना है कि किस तरह से लिखा हुआ है. Word in context, words का क्या मतलब है in the message. ठीक है. Analysis आपने करना होता है जिससे हम maths में करते हैं, like graph में करते हैं. ठीक है. So वही वाला analysis आपने यहाँ पर भी apply करना है. So let's move on to the मेन थिंग कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो किन कैटेगरीज में आते हैं. तो लुक एट दिस. तो अगर मैं इसको ब्रॉडली देखूं तो ये ग्रामर और नॉन ग्रामर क्वेश्चंस होते हैं. ओके. सो द फर्स्ट वन इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, देन द यूजेज ऑफ सेवरल वर्ड्स एंड देन पंक्चुएशन. आई थिंक ग्रामर सबके लिए मुश्किल होता है. पंक्चुएशन, कोलन, कॉमास अगर आपकी उन पर ग्रिप हो जाती है सो बिलीव मी कि आपका काफी ज्यादा जो पार्ट है पेपर का वो हो जाता है सही तरीके से. ठीक है. सो फर्स्ट वो की और मैं आपको आगे टिप भी बताऊंगी कि कौन सी आपने बुक्स ऐसी करनी है जो कि आपकी हेल्प करेंगे. बिलीव मी बिकॉज मुझे जिसने हेल्प किया था वो यही बुक्स थी. ओके. सो ट्राई टू गो ओवर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स फ्रॉम दैट बुक. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है. ओके. सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या ठीक है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ आई लाइक रनिंग टू स्विमिंग, ये ठीक लग रहा है आपको? आई लाइक रनिंग कॉमा टू स्विमिंग कॉमा टू ड्रिंक. नो, दिस इज नॉट पैरेलल, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो सेंटेंस है वो पैरेलल होना चाहिए. ओके, लेट मी डू इट इन दिस स्लाइड थ्रू. दैट शुड बी पैरेलल.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सेंटेंस है, मुझे आप लोग बताएं कि ये सेंटेंस क्या ठीक है? शी लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड हाइकिंग. इज इट राइट? Okay, right. The second one is verb consistency. वर्ब का ये मतलब है कि अगर आप पूरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि वर्ब पास्ट में है, so there is no point to move in present now, right? तो अगर पास्ट में है तो full throughout the para you should be having verb which is in past. अगर present में है तो present से related. Then there is pronoun. एक pronoun क्या होता है? जैसे अगर मैं कहती हूँ सारा likes this book, so I can say she likes this book, right? This is pronoun. And then we move on to concise. Okay, मुझे एक दफा बता दें कि voice clear है for all or not? Is it clear? Yes? Okay. ठीक है. So conciseness is कि आपने देखना है कि आपका जो sentence है क्या वो to the point है. अगर मैं आपको कोई story बता रही हूँ और मैं बस कहती जा रही हूँ, you know, with some wordy phrases, I'm just using these words to make you understand something. So अगर मैं उसमें conciseness नहीं रखूंगी तो आपका दिल नहीं जाएगा मेरी बात सुनने का. ठीक है? अगर मैं उसको to the point, concise, brief रखती हूँ, so you will be listening to that thing, right? Then comes transition. Transition क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल अगर अभी आप लोग एफएससी में हैं या ए लेवल्स में हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे देयर इज अ ट्रांजिशन इन योर लाइफ, राइट? इन द सेम वे जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, so there is a transition from one sentence to the other with the use of words like however हो सकता है, furthermore हो सकता है. ठीक है? तो यहाँ पर देखें ये वर्ड्स हैं कुछ लिखे हुए. Take a look here. And in addition to, furthermore, moreover, besides. अगर इनका मतलब आपको नहीं पता, so just be clear on these words because this will help you a lot. Okay? Right. अच्छा, इसको देखें आप. Inappropriate shift in pronoun. अगर मैं कहती हूँ when Lisa and Kim finally landed, she breathed a sigh of relief. So don't you think कि यहाँ पर जो she word लिखा हुआ है वो ambiguous है, मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि किस को वो आउट करे. ठीक है? So there should be the use of the one landed. They breathe करे point. Noun and this is the verb. Very good. लग रहा है आप लोग practice कर रहे हैं, so good. ठीक है? So affect is used for verb and effect is a noun. अच्छा, एक और चीज आप देखें कि वर्ब में मैं टेंस चेंज कर सकती हूँ. आई कैन से इफेक्टेड, बट इन नाउन आई कांट चेंज दी टेंस. लाइक इसमें मैं नहीं कह सकती इफेक्टेड, राइट? सो अगर आपके सेंटेंस में सेंस बन रही है कि आप उसका टेंस चेंज कर सकते हैं, सो जस्ट ट्राई टू यूज अफेक्ट विद ए. अगर आप उसकी टेंस चेंज नहीं कर सकते और सेंस वहां पर खराब हो रही है, सो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है? इफेक्ट. Okay, let's move on to pronoun antecedent agreement. So in this example, what we have, Lisa had her cup of tea. So now I'm using her to refer to Lisa, right? अब यहाँ पर मैं his नहीं कह सकती. Lisa is a girl. Now let's move on to subject verb agreement. If we look at this example, the girl has talked to me and the girls
have talked to me. Are these sentences right? What do you think? क्या ये ठीक है? The girl has talked to me. The girls have talked to me. Yes, they are right. Because यहाँ पर आप देखें has जब मैं use कर रही हूँ, it is used for singular subject और girl because singular है तो हम has use करेंगे. अगर plural हो जाएगी तो फिर हम plural verb use करेंगे, that is have. ठीक है? अच्छा, इसको यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अभी लेक्चर दे रही हूँ. When we move on to practice, you will be seeing कि यहाँ पर आप किस तरह से अप्लाई करेंगे. ठीक है? Okay, so now let's come to the difference between among and between. So what is the difference? Among और between में क्या difference है? Among and between. Between is used for within two things और among जब ज़्यादा लोग होते हैं, right? Yes, good. Okay. अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें कही कर लिए I think colon, dashes, full stops. So this is slightly difficult. ठीक है, अगर आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, so just call it a sentence. अगर मैं आपको सिर्फ कहती हूँ I, obviously it is not making sense, it is not a sentence. अगर मैं आपको कहती हूँ eat, it is what? Not a sentence. ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ you eat, so then it is a sentence because you आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और eat आपका वर्ब हो जाएगा. Okay? Yes, Era, your question is कि go. Go is a sentence. Why? Because अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं आपकी तरफ देख के कह रही हूँ go, so obviously it is implied that I am pointing towards you. Okay? So यहाँ पर you is what? Is you मैं कर रही हूँ. ठीक है? वो imply हो रहा है. So once you is implied, so you will be saying go as a sentence. ठीक है? Okay. So this is the basic difference between sentence and a fragment. Fragment is what? A piece of something. It is not clear, right? So if I say, what is the fragment? So fragment will not make sense on its own. अपने own पर वो sense नहीं बना सकता. No, object is not necessary. ठीक है? फ्रेगमेंट में सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, दोनों नहीं होंगे. देखिए सेंटेंस में दोनों होने चाहिए, सो वी कॉल इट अ सेंटेंस बिकॉज इसकी सेंस बन रही होती है. ओके, सो रिमेंबर कि सेंटेंस को हम एक और नेम भी कह सकते हैं. व्हाट इज द अदर नेम फॉर सेंटेंस? दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, इंडिपेंडेंट. फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज. Okay, any confusion? Fragment, sentence, dependent, independent clause. Clear? Okay, good. Right. Let's move on to semicolon. अब semicolon के लिए आपने जो main चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सेमीकोलन मैं तब यूज कर सकती हूँ जब मैंने
टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि अगर मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, सो ऑलवेज यूज अ सेमीकोलन, और यू कैन यूज अ फुल स्टॉप, और यू कैन यूज कॉमा एंड फैन वॉइस कंजंक्शन, ठीक है। अब आप लोगों ने ये तीनों चीजें याद रखनी है कि अगर मैंने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना है, मतलब मैंने टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, सो आई कैन यूज आइदर दिस वन सेमीकोलन, या मैं फुल स्टॉप कर लूं, या मैं कॉमा और फैन वॉइस कर लूं। सो दीज आर करेक्ट, ओके। अब यहां पर देखें, आई ड्रैंक लेमनेड, मेलिसा हैड टी। दिस इज द राइट यूजेज ऑफ सेमीकोलन। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, सो आई कैन ज्वाइन विद द सेमीकोलन, करेक्ट। अच्छा, इसमें आप देखिए सेकेंड वर्जन, दिस वन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैंने फर्स्ट सेंटेंस यूज किया, द स्पेसिमेंस वर ट्रीटेड प्रॉपर्ली, here is the usage of subject, here is the verb were treated, तो मेरे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं अगर सेकेंड वर्जन को देखूं, तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है however से, however they were not stored properly. So remember this is also an independent clause. अगर मैं however से भी स्टार्ट कर रही हूँ, it doesn't matter, क्योंकि adverb जो है आपका वो चेंज नहीं करता सेंटेंस को, like it doesn't make it independent or dependent, sorry, ठीक है। तो अगर मैं however को रिमूव भी कर दूं फिर भी सेंटेंस है, अगर मैं इसको रहने भी दूं फिर भी सेंटेंस है। So remember this thing too. Okay? अच्छा, थर्ड को देखें। तो थर्ड में क्या मेंशन है? यू कैन यूज सेमीकोलन टू डिवाइड द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट इफ द आइटम्स आर लॉन्ग एंड नीड स्ट्रॉन्ग poses. So here, what is the sentence? Our family members came all the way from Denver, Colorado, Rochester, Minnesota, and even Paris, France. So what they are doing? यहाँ पर वो सेमीकोलन यूज कर रहे हैं टू हैव पॉजेज here, राइट? इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ आइटम्स को इन अ लिस्ट विद द यूज ऑफ सेमीकोलन, दिस इज राइट। अगर मैं यहाँ पर कॉमा यूज करूँ, यहाँ पर भी कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा, तो क्या यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ नहीं लगेगी? बिकॉज अगर हम इसको पढ़ें तो हमें लगता है आवर फैमिली मेंबर्स केम ऑल द वे फ्रॉम डेनवर, कोलोराडो, कॉमा, रोचेस्टर, मिनेसोटा। अब यहाँ पर आप देखिए पेरिस इज इन फ्रांस, ठीक है। तो ये आपका होलिस्टिक एक नेम है और एक यहाँ पर ये पार्ट है। सो ऑलवेज यूज अ सेमीकोलन व्हेन वी आर डूइंग द लिस्टिंग लाइक दिस, ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर कह रही हूँ और पंजाब कह रही हूँ और फिर इस्लामाबाद कह रही हूँ और उसका प्रोविंस, तो द राइट वे, सॉरी, पेशावर और उसका प्रोविंस। सो इन दिस वे अगर मैं लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, सो आई शुड बी यूजिंग अ सेमीकोलन, करेक्ट। सो ये थ्री आपको मेथड क्लियर है एवरीवन? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे से अभी पूछ लें। अच्छा हसीब, आपका क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। नो, एक्चुअली अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, डिपेंडेंट में नहीं होगा सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, थर्ड वन में समझा देती हूँ। अच्छा, आपका नेम नहीं मेरे पास आ रहा है, 1IEE।
So here you are saying कि can we use comma in place of semicolon? अच्छा, यहाँ पे हम comma use करेंगे तो फिर कंस्ट्रक्शन बहुत ऑफ हो जाएगी, बिकॉज मैं यहाँ पर क्या करना चाह रही हूँ कि मैं डिविजन क्रिएट करना चाह रही हूँ बिटवीन द आइटम। तो कॉमा से वो डिविजन क्रिएट नहीं होगी। अगर मैंने सिर्फ कहना होता माय फैमिली मेंबर्स केम फ्रॉम लाहौर, कॉमा पेशावर, कॉमा इस्लामाबाद, कॉमा कराची, तो इन दैट केस आई शुड बी यूजिंग। अगर मैं लाहौर के साथ उसका प्रोविंस लिख रही हूँ, कराची के साथ उसका प्रोविंस लिख रही हूँ, पेशावर के साथ उसका प्रोविंस लिख रही हूँ, सो देन आई शुड नॉट बी यूजिंग अ कॉमा थ्रू आउट द लिस्ट। ठीक है, उससे कंस्ट्रक्शन आपकी क्लियर नहीं होगी, आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा। ओके, क्लियर? पॉइंट 3 सबको क्लियर हो गया? हमजा, नो, सेमीकोलन हम डेनवर के बाद नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज कोलोराडो उसका स्टेट है, वो उसको बता रहे हैं विद द कॉमा, सो इन दैट केस इट इज राइट, बट उससे पहले हम यूज नहीं कर सकते सेमीकोलन। ठीक है, अच्छा, सेकंड में ये था कि अगर मैं however यूज कर रही हूँ इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सो इट इज राइट। लाइक इसको मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा फ्रेगमेंट है, इट इज नॉट अ फ्रेगमेंट, बिकॉज अगर मैं आपको कहती हूँ दे वर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, ये भी सेंटेंस है। अगर मैं आपको कहती हूँ however they were not stored properly, ये भी सेंटेंस है। सो रिमेंबर दिस कि अगर आपके सेंटेंस में पहले एडवर्ब आ रहा है तो इट इज स्टिल अ सेंटेंस, उसको मैं ये नहीं कह सकती कि वो फ्रेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, सो अगर ये मेरा सेंटेंस है और पहला वाला भी सेंटेंस है, so two sentences they are only joined with either a comma, with either a full stop, semicolon or comma plus pan mark. ठीक है, सो यहाँ पर मैं फुल स्टॉप भी लगा सकती थी इन द सेकंड वन। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स कम टू कोलन। अब कोलन का आपने याद रखना है कि कोलन में आप जो कोलन से पहले पार्ट यूज करेंगे वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज, लाइक ऑलवेज अ सेंटेंस। But after a colon, you can either use a dependent clause or an independent clause. ठीक है, कोलन से पहले क्या होगा? हमेशा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कोलन के बाद आपका या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, इट इज टोटली फाइन। लाइक दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये सेंटेंस दिखाऊं, मुझे देख के बताएं क्या ये ठीक है? इज द कंस्ट्रक्शन राइट? पंक्चुएशन ठीक यूज हुई है? Humans use 5 major senses: colon, sight, hearing, smell, taste, and touch. Is it right? Yes, it is right. Okay. अगर मैं इसी पार्ट को कह देती हूँ sight, hearing, smell, taste, and touch are some of the examples. अब ये स्टिल सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, इट इज स्टिल द राइट यूजेज ऑफ कोलन, बिकॉज कोलन के बाद अगर मैं ये यूज करती हूँ लिस्ट, सो ये आपका डिपेंडेंट है। अगर मैं साइट से लेकर एग्जाम्पल तक कहूँ कि साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, सो दिस इज माई इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगेन ये वर्जन भी ठीक है, बिकॉज आपने जो नोट करना था वो ये करना था कि कोलन से पहले क्या हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डू यू थिंक कि हमारा कोलन से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज है या सेंटेंस है हमारा इंडिपेंडेंट से पहले, कोलन से पहले? सॉरी, यस, ओके। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो इसका मतलब है कि दिस इज द राइट यूजेज ऑफ कोलन, सो दिस इज द राइट वर्जन। लेट्स कम टू डैशेस। डैशेस का मतलब लाइक इसका यूजेज कब होता है? जब हमने किसी चीज पर एम्फेसिस क्रिएट करना हो। इस सेंटेंस को पढ़ें, आफ्टर 80 years of dreaming
The elderly man realized it was time to finally revisit the land of his youth, Ireland. So यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कौन सी लैंड थी. सो यहाँ पर मैंने इसको एम्फेसाइज करने के लिए डैश यूज कर दिया. ठीक है. अच्छा जाफर, यहाँ पर कॉमा इसलिए यूज हो रहा है, इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं. इसको आप रिमूव भी कर सकते हो. ठीक है. टेस्ट के बाद अब अगर नहीं भी आप यूज करते हैं इट्स टोटली फाइन. ठीक है. इस पर हम आते हैं कि अगर डिपेंडेंट होगा पहला और सेकंड इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें क्या करना है, उसका मैं आपको बताती हूँ. एनी कंफ्यूजन? आपको मेजरली ये सब पंक्चुएशन आनी चाहिए. कोलन, सेमीकोलन, डैश, फुल स्टॉप. अगर ये आपको नहीं आती तो उस पर आप वर्क करें, बिकॉज इससे काफी क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, डैशेस के और भी यूजेज होते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ फ्रॉम द बुक. सो अगर आपने एम्फेसिस क्रिएट करना है आप उसके लिए यूज कर लें. ऑल्सो अगर आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट के साथ ज्वाइन करना है, लाइक द वे वी यूज्ड कोलन, उसकी जगह भी आप डैश यूज कर सकते हैं. ठीक है. बट मेनली आप देखें कि डैशेस तब यूज होती हैं जब हमने ड्रामेटिक पॉज क्रिएट करना होता है. ठीक है. किसी चीज को आपने एम्फेसाइज करना होता है, देन वी यूज डैशेस. ओके. राइट. Okay. Before we move on to the tips, I'll be showing you कि आपने एरिका की बुक करनी है और एरिका की बुक में ये सब मेंशन है. सो डिटेल में आप लोग पढ़ें, बिकॉज ऑब्वियसली हम 1 आवर में इतना कवर नहीं कर सकते. पर आई विल से कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स एट मस्ट स्टार्ट करने हैं. डोंट डिले टिल द एंड. अभी से स्टार्ट करें. एरिका की बुक सबके पास है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो जस्ट ईमेल मी. दिस इज माय ईमेल एड्रेस 250367@lums.edu.pk. ओके. सो इस पे मुझे आप लोग ईमेल करें अगर बुक नहीं है आपके पास. अगर बुक है तो जस्ट ट्राई टू डू इट फ्रॉम दैट. ठीक है. अच्छा, ये मैंने जो पिंक किए हुए हैं हाईलाइट, ये आप लोगों ने जरूर करना है. अगर आप बाकी चैप्टर्स नहीं भी कर सकते इट इज टोटली फाइन, बट ट्राई टू डू दीज चैप्टर्स. शॉर्टर इज बेटर, सेंटेंस फ्रेगमेंट. अब ये वाले चैप्टर्स वही हैं जो हमने अभी कर लिए हैं मेजरली. ठीक है. कोलन डैशेस देखें, जो मैंने आपको करवाया है उसी की एक्सटेंशन यहाँ पर है. जस्ट गो ओवर दिस चैप्टर. कोई भी कंफ्यूजन होती है ईमेल बेशक मुझे कर दें या आपकी जो फेसबुक पे ग्रुप है उस पर सेंड कर दें. Yes, sure. Okay, I have put my email address in the chat box. Just try to copy it and you'll be good to go. Okay. Let's come to non-restrictive and restrictive clauses. So, essential or restrictive. Just try to memorize कि दोनों सेम चीजें होती है. Restrictive में कहूँ या मैं essential को, it is the same.
एंड एज द नेम इम्प्लाइज, रिस्ट्रिक्टिव या एसेंशियल का क्या मतलब है कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. So if something is important to the meaning of the sentence, it is essential. So that clause is essential to the meaning. और इसका ये मतलब है अगर मैं इस सेंटेंस का जो एसेंस है, जो उसका मीनिंग है, वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, वो इफेक्ट होगा बैडली. सो इट्स एडवाइजेबल कि आप क्या करें जब आपका क्लॉज कोई एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, सो जस्ट डोंट गेट रिड ऑफ इट, ट्राई टू रिटेन इट. ओके. और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है कि समथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट टू द मीनिंग. लाइक अगर मैं सेंटेंस को उसके बगैर भी पढ़ूं फिर भी मुझे समझ आ रही है, अगर ना उसको रिमूव कर दूं फिर मुझे समझ आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल हियर. सो लेट्स सी द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. रिस्ट्रिक्टिव में देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में, आई ड्रोव टू पेरिस विद द वुमन हु यूज्ड टू लिव देयर. अगर मैंने बताना है कि हु यूज्ड टू लिव there, like if it is important, if I think that this is important कि मैं उसको बताऊं कि ये वाली woman के साथ मैं गई with a woman, so then I should mention this clause without comma. Okay. अगर मैंने ये बताना है कि कौन सी woman थी, तो I should not be using comma to set it off. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर comma यूज कर दूंगी तो ये वाला जो मेरे पास पार्ट है वो क्या बन जाएगा, नॉन एसेंशियल. ठीक है. फिर वो मैं रिमूव कर दूंगी और फिर सेंटेंस का जो एसेंस है वो लूज हो जाएगा. ओके. अगर मैं कहती हूँ आई ड्रोव टू पेरिस विद द वुमन, हु इज द वुमन, राइट. तो यहाँ पर हमें समझ नहीं लग रही कि कौन सी वुमन थी. अगर हमें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है ये पार्ट इंपॉर्टेंट था और हमने इसको गेट रिड ऑफ कर दिया. सो जस्ट ट्राई टू रिटेन दिस पार्ट. ओके. अब नॉन रिस्ट्रिक्टिव में देखें दिस वन, जेनी who is our boss ordered us to report to her office at the end of the day. अब यहां पर देखें कि अगर मैं इस पार्ट को नॉन एसेंशियल कंसिडर कर रही हूं, लाइक इफ आई से दैट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो आई कैन यूज टू कॉमास. ठीक है. मैं इसको कॉमास से सेट ऑफ कर सकती हूँ. अगर मैं टू कॉमास से सेट ऑफ कर रही हूँ तो आई कैन गेट रिड ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि ये नॉन इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके. अब मुझे बताएं इस सेंटेंस को पढ़ के कि क्या इस सेंटेंस का एसेंस या जो मीनिंग है आपको क्लियर हो रहा है विदाउट रीडिंग दिस पार्ट. क्या एसेंस क्लियर अभी तक बॉस इसको कॉमा से सेट ऑफ कर दिया. या सो नो नीड टू नो दैट हु इज जेनी. ओके. नाउ यू मे क्वेश्चन मी कि यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट में कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड समथिंग इज नॉट. सो रिमेंबर दिस दैट कॉन्टेक्स्ट विल टेल यू. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा, सराउंडिंग सेंटेंसेस आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर ये पार्ट मेंशन करना जरूरी है या नहीं है. अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट सेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो जस्ट ट्राई टू रिटेन दीज कॉन्सेप्ट. तो फिर हम इसको अप्लाई भी करेंगे, सो यू विल बी बेटर क्लियर ऑन दैट. इसका आपका क्या मतलब है सुदेश? लाइक यू आर सेइंग कि एक कॉमा यहाँ पर और एक कॉमा यहाँ पर, राइट? So if something is not important, so remember this very good point by Suresh that we should be using double comma. अगर आप सिर्फ एक comma use करेंगे यहाँ पर, so this is going to be wrong. So remember this कि जब भी आप set off कर रहे हैं non-restrictive clause को, so we should be using two commas. अगर मैं सिर्फ एक comma use कर दूँ boss के बाद और ये वाला ना use करूँ, this is going to be wrong. Okay, so two or no comma. No comma is for restrictive and two commas is for non-restrictive.
Yeah, so let's come to this example. My car, which is 25 years old, often breaks down. So here I'm using two commas to set off this part. Now this is essential or non-essential. What do you guys think? ये वाला जो मेरे पास पार्ट है वो नॉन एसेंशियल है या एसेंशियल है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चल रहा है? इट इज नॉन एसेंशियल और एसेंशियल. अभी मेरे पास 4-5 आंसर्स आए हैं. My chat box should be flooding with your answers actually. Yes, non-restrictive or non-essential because two commas there. Yeah, so Mariam, right point कि अगर हमारे पास नॉन रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑफ द सेंटेंस में है तो फिर हम कॉमा एक ही यूज करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, सो फिर आप एक कॉमा यूज करेंगे. ओके गुड. ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? मैं लास्ट में वैसे आपके 5 मिनट्स में क्वेरीज को आंसर करूंगी, बट इफ एवरीथिंग इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू आवर next part, that is 7 tips to ace writing and language section. So these are very important tips. I hope that you remembered them because we covered them already. इसको यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. So let's move on to tip number 1. So what is the tip here? So always read the surrounding sentences. बिकॉज अगर आप देख रहे हैं कि क्या आपका जो ऑप्शन में लिखा हुआ वर्ड कंसिस्टेंट है टू द प्रीवियस सेंटेंस, अगर कंसिस्टेंट है सो जस्ट चूज दैट ऑप्शन, अगर नहीं है तो फिर जस्ट गेट रेड ऑफ इट. ओके, सो ऑलवेज लुक फॉर कंसिस्टेंसी बाय लुकिंग एट सराउंडिंग सेंटेंसेस. ठीक है, सो ऑलवेज लुक फॉर दैट. नाउ लेट्स कम टू द चैलेंज. इसको आप ट्राई करें. अब मैंने आपको ये टिप बता दी है कि कंसिस्टेंसी आप देखेंगे बाय लुकिंग एट द सराउंडिंग सेंटेंसेस. जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट. इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन कंसिस्टेंट है. It is the noun actually, right? जिसका सिस्टम है, प्रोग्राम है और टाइमिंग, ये भी आपका नाउन है. दे आर नॉट यूजिंग टाइमिंग एज अ वर्ब है बिकॉज हमें क्या लगता है वर्ब और आईएनजी है तो वो वर्ब होगा, बट इट इज नॉट यूज एज दैट. ठीक है, इट इज यूज एज जेरेंट as a noun. Got it? Let's come to tip number 2. So tip number 2 is that again you have to seize the surrounding sentences to see the grammatical pattern. So always look for surrounding sentences. तो यहाँ पर देखें, the work of transportation planners generally includes evaluating current transportation needs, assessing the effectiveness of existing facilities, and improving those facilities or dash new ones. अब यहाँ पर आप देखें, first one is saying evaluating, second one is saying assessing, and third one is saying improving. So यहाँ पर क्या होना चाहिए था? This should also be with ing, and this is C. गुड. ठीक है, सो जो लोग ए कह रहे हैं यहाँ पे हम दे यूज करेंगे, इट इज नॉट मेकिंग सेंस एक्चुअली बिकॉज दे यूज करने का कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं. ओके, इट इज द एडिशन ऑफ अ न्यू वर्ड एंड वी डोंट प्रेफर वर्डीनेस. ओके,
Yeah. Okay. Let's move on to our next tip. That is tip number 3. So always look for conciseness and just get rid of redundant options. So इसको आप देखें. So for this question, you just need to look at this part. This part. Okay, and why it is D? I only got a one answer. Why it is D? What is wrong with other options? Yes, wordiness. Good. So option D is concise. It is short. Now how do we know that? Because आप यहाँ पर देखिए current और at this time दोनों का एक ही मतलब है. Current and now same. Currently again now same. तो यहाँ पर आपके पास redundancy नहीं है. This is the most concise option. Got it? बिलीव मी ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये वाले कंसाइजनेस रिडंडेंसी बहुत इजी होते हैं बट आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग देम रॉन्ग तो इसको आप क्लोजली अगर देखें तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी just don't lose marks on these type of questions. Okay, now let's come to transitional words. तो transitional words की लिस्ट आपके पास एरिका की बुक में भी सारी है प्रेजेंट आप वहां से एक दफा देख लें और मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू दे देती हूँ ऑफ द ट्रांजिशनल वर्ड्स जस्ट ट्राई टू मेमोराइज कि ट्रांजिशन में हमारे पास 3 टाइप्स होती है ओके सो द फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट सेकेंड वन इज कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्ट्रडिक्ट अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करें कॉन्ट्रडिक्ट कंसिस्टेंट एंड द थर्ड वन इज कॉज एंड इफेक्ट ठीक है अगर नेक्स्ट सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस पर फॉलो अप करे उस पर एक्सपैंड करे सो जस्ट ट्राई टू यूज वर्ड्स विच आर इन द कंसिस्टेंसी कैटेगरी और कैटेगरीज आपको कहाँ मिलेंगी एरिका की बुक में मिलेंगी ओके कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है टू अपोज समथिंग अगर ये सेंटेंस है ये सेंटेंस है और अगर ये one thing is the result of the first thing ठीक है अगर किसी चीज की वजह से कुछ हो रहे so we should be using the words which are in the cause and effect category okay consistent contradict cause and effect so these are the broad categories and you should be very clear on the word usage which is in all the categories ठीक है okay so tip यहाँ पर क्या है कि आपने हमेशा रिलेशन देखना है okay here is the tip wait yeah so 4 I was on tip number 4 ठीक है सो यहाँ पर आपने हमेशा अपने सराउंडिंग सेंटेंसेस को देखना है टू यूज द ट्रांजिशनल वर्ड सो इफ वी कम टू दिस पार्ट यहाँ पर आप इसको रीड करें क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करने के लिए आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन वर्ड यूज होगा सो आई प्रेफर कि आप ठीक है एंड डोंट लुक एट द ट्रांजिशन वर्ड इसको आप हमेशा रिमूव कर दिया करें और बाकी सेंटेंस को आप देखें एंड टेल मी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए So for instance is used for the example. So do you think that this sentence is the example of the first part?
ओके, सिमिलरली यूज नहीं हो सकता बिकॉज सिमिलरली का मतलब है कि जो यहाँ पर बात हो रही है उसी को आप कह रहे हैं कि सिमिलरली जैसे यहाँ पर हुआ है यहाँ पर भी होगा। नो, सिमिलरली तो बिल्कुल भी नहीं। ए देखें, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर हम सीक्वेंस नहीं बता रहे, so it is also wrong। बी और सी को देखें, so most of you are right, B is the right option, और काफी लोगों के C भी है, furthermore। so furthermore is not the right use here because आप देखें कि कंसिस्टेंट तो है आइडियाज, राइट, कंसिस्टेंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बात करें, बट दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। और अगर एग्जाम्पल प्रोवाइडेड है तो इट इज नॉट वाइज टू यूज फर्दरमोर। ओके, तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल वाला वर्ड यूज है यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉर इंस्टेंस, so just try to use it, there is no need to use furthermore here। okay, if the second sentence is the example of the first sentence, so use for instance। yeah, okay, pretty and good। फॉर एग्जाम्पल अगर होता तो फिर हम फॉर एग्जाम्पल कर लेते यूज, ठीक है, बट एसटी और एलकैट विल नॉट गिव यू फॉर इंस्टेंस एंड फॉर एग्जाम्पल इन द सेम लिस्ट, ठीक है, वो इस तरह से नहीं करेंगे बिकॉज दोनों का एक ही मतलब होता है। ओके, यस, लेट्स मूव ऑन टू our next tip, that is that whenever you are looking at the agreement, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है या प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट है, रिमेंबर जो हमने एग्जांपल्स अभी किए, आई वॉक, ठीक है, आई वॉक्स नहीं मैं कह सकती, शी वॉक नहीं कह सकती, शी वॉक्स मैं कहूंगी, राइट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट में भी प्रोनाउन आपने रेफरेंट के साथ मैच करके यूज करना है। सो ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट को हमेशा आइडेंटिफाई किया करें कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी उसी तरह से आप यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी उस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू सी दीज थिंग्स। ओके, सो ये एग्जाम्पल करें आप लोग, व्हाट इज द आंसर है? When any one of these changes occurs, it is likely of careful analysis। occurs, yes, why it is occurs? अब यहाँ पर आप देखें, this is a very good example of being confused है। अब यहाँ पर आप देखिए, when any one of changes, अगर मैं क्लास में कहूँ कि any one of you, so any one का मतलब सिर्फ एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंगुलर को ही रेफर कर रही हूँ। सो अगर मैं सिंगुलर को रेफर कर रही हूँ, सो यहाँ पर जो वर्ब मैं यूज करूंगी, दिस शुड बी विद एस। ओके, सो विद एस को आप यूज करेंगे। सो बी और ए को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, सी और डी में अकर्स के साथ एस है, ठीक है। सो वी शुड रिटेन इट। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द प्रोनाउन, तो दे यूज करें या इट यूज करें? अगेन सी कि हमारा सब्जेक्ट क्या था, दिस इज द टिप, ऑलवेज लुक एट द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सो यहाँ पर प्रोनाउन भी सिंगुलर में आएगा, इट। okay, जिन लोगों के आंसर डी है, उस्मा, मानूर, सो यू गॉट इट। यहाँ पर डी कैसे नहीं, सॉरी सी क्यों नहीं हो सकता जिन लोगों के सी है, सॉरी, तहरीम के, या ओके, गॉट इट, एनी कंफ्यूजन है? ठीक है, ग्रेट, आज काफी अच्छा आप लोग परफॉर्म करें, आई एम वेरी satisfied with you guys। Okay, let's move on to the last step, that is to distinguish between restrictive and non-restrictive sentences। So how will we distinguish between them? So remember I told you कि आपको context बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से इसको देखें और मुझे बताएं कि यहाँ पर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की तरह यूज हो रहा है फ्रेज और एज रिस्ट्रिक्टिव, व्हाट डू यू थिंक?
Okay, so I've got one answer. Restrictive, restrictive. Okay, so most of you are saying that it is restrictive. Okay, so it is restrictive. Good. So we should be using no comma. तो यहाँ पे हमें comma use करने की कोई जरूरत नहीं है because this is important. अगर मैं कहती हूँ कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, अगर मैं 2 commas use कर लूंगी तो इसका मतलब होगा कि मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ इसका मतलब है कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या सेंस बना रहे? नो, इट इज नॉट. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ पीपल हैव अ वाइड वेराइटी. सो मैं किसको रेफर कर रही हूँ नहीं पता मुझे चल रहा, तो दिस इज एम्बिगुअस नाउ. ठीक है, सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सो इसको रिस्ट्रिक्टिव की तरह हम यूज करेंगे. सो ऑप्शन ए इज राइट. ठीक है, अब बी और सी और डी में देख लें. वाई बी इज रॉन्ग? बिकॉज 2 कॉमास है, नॉन एसेंशियल है. सी और डी में कौन सा एरर है? व्हाट इज द एरर इन सी एंड डी? हु विल टेल? क्यों हम यूज नहीं कर सकते? अननेसेसरी. यस, अननेसेसरी कॉमा है और 1 कॉमा है. यहाँ पर देखिए देयर इज ओनली 1 कॉमा, सो हमें तो कोई चाहिए नहीं कॉमा. यहाँ पर रिमूव करें. इसमें भी आप देखें यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं है कॉमा. ठीक है, बिफोर दिस वर्ड इन preposition, no need. Got it? ओके, अच्छा. अब आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें. द लास्ट स्टेप इज कि आपने क्या करना होता है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ पोजेसिव नाउन्स को आपने डिफरेंशिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, द डॉग्स आर प्लेइंग इन द यार्ड. इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है या नहीं? रॉन्ग. बाय? बिकॉज यहाँ पर मैं डॉग्स अगर यूज कर रही हूँ सो आई शुड बी यूजिंग विदाउट एपोस्ट्रोफी. ठीक है, अगर मैंने एपोस्ट्रोफी यूज भी नहीं करनी और एस भी नहीं यूज करना तो आई शुड बी यूजिंग इज. द डॉग इज. अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस यूज करूंगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अगर मैं सिर्फ डॉग्स यूज करूंगी देन इट इज राइट. ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? या, सो पोजेशन इज नॉट नीडेड है. एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है, नो, डॉग्स एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस पी ठीक नहीं होगी. अब्दुल्ला जो आप कह रहे हैं एस के बाद एपोस्ट्रोफी, ये हम तब यूज करते हैं हमने जब डॉग्स की पोजेशन बतानी है. ओके, जब मैं बताना चाह रही हूँ उनका कलर क्या है, डॉग्स कलर, तो फिर मैं क्या करूंगी, एपोस्ट्रोफी एस. एस एपोस्ट्रोफी, सॉरी. ओके, सो लेट्स कम टू द होमवर्क. अब ये आप लोगों ने करके आना है बिकॉज आई बी डूइंग that thing in the next class. Okay, so your homework for the next class is that you have to complete reading and writing section from test number 6 official paper. ठीक है, नेट पर जाके आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है कॉलेज बोर्ड SAT test 6 and you will be getting it. ठीक है, and start off this book from today. और जो पिंक मैंने मार्क किए हैं वो आपने जरूर करने हैं, but don't leave these chapters as well जो कि मार्क नहीं है, उनको भी आप करें because you have a lot of time. February तक आपके पास काफी टाइम है, but use it very effectively and efficiently. And I hope that you'll be able to. और आप लोगों को मैं देखना चाहूंगी next year कौन आते हैं लम्स में, and then I'll see you in person. Recording stopped. ठीक है, any question before we end? अच्छा, आप लोगों ने Recording in progress. एसटी का जो पैटर्न है वो फॉलो करना है, ओल्ड एसटी का. ओके, मेरे पास क्वेरीज आई थी ईमेल पे भी दैट शुड वी फॉलो द डिजिटल एसटी पैटर्न. नो, अगर आपने डिजिटल एसटी भी देना है तो फिर आप डिजिटल एसटी का फॉलो करें, बट अगर आपने एलकैट देना है तो एलकैट के लिए आपने ओल्ड एसटी का पैटर्न यूज करना है. ओके, और खान अकेडमी में भी आपने ओल्ड एसटी पर ही जाना है, नॉट ऑन द डिजिटल एसटी.
नो ऐसे राइटिंग नहीं है, so don't worry about that. Share slides, yeah, so we'll talk to the department जो इसमें वर्क कर रहे हैं, तो उनसे हम कह देंगे and they will be sharing it. कॉलेज बोर्ड की ब्लू बुक आप अगर लेना चाह रहे हैं वो ले भी सकते हैं, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आप वहाँ पर सिर्फ सर्च करें कॉलेज बोर्ड ऑफिशियल पेपर्स, आपके पास 10 पेपर्स आ जाएंगे, तो उनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है. उसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, सो जस्ट ईमेल मी, आई शेयर लिंक विद यू, और वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. और वोकेबलरी, यस, सो वोकेबलरी के लिए आपके पास जो बुक है जो हमने आपको दी थी एनओपी सेशन में, द एप्टीट्यूड टेस्ट, वहाँ पर आपके पास वोकेबलरी मेंशन है, वो आप याद करें हर रोज 5 to 10 वर्ड्स. और मैंने आपके साथ एक लिंक भी शेयर किया होगा इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रेप स्कॉलर. दिस इज द लिंक, आपने वहां पर जाके वर्ड्स कर लेने याद. ठीक है, 272 और 262 वर्ड्स है. खान अकेडमी नॉट वेयर टू प्रैक्टिस, नो खान अकेडमी पे दोनों प्रैक्टिस आपके पास अवेलेबल है, सो जस्ट हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन. डिजिटल का भी ऑप्शन है और ओल्ड एसएटी का भी है. Do we have to do FSC Maths for LCAT? Yes. आपको सर सलमान ने भी बताया होगा कि आपने अगर मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है LCAT के लिए, so try to do some questions from FSC Maths book because they are very helpful. Yeah, so read from today. Novel भी read करें, story जितनी आप कर सकते हैं करें. So उससे ये होगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होगी, और अल्टीमेटली जब वो इम्प्रूव होगी तो आपको जो भी हम पैराग्राफ दे देते हैं एलकैट में वो आप कर लेंगे इजीली. ठीक है, सो टेस्ट नंबर 6 आप लोगों ने क्या आना है, राइटिंग सेक्शन जरूर करना है. रीडिंग भी करें, बट राइटिंग हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. जस्ट डू 4 पैसेजेस फ्रॉम टेस्ट नंबर 6. अच्छा, खान अकेडमी अगर आपको नहीं भी प्रोवाइड करा, बिकॉज हो सकता है कि आपकी जो एप्स या वेबसाइट उस पर ना आ रहा हो, तो ये है कि आप इतना पैनिक ना करें. एरिका की बुक, अगेन अलिशा है क्लास में नहीं है, सो एरिका की बुक आपने करनी है. ठीक है, एरिका की रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स या आप कर लें, और कॉलेज वाला की बुक्स हैं वो भी आप लोग कर लें, और वो ओल्ड एसटी पर हैं, तो यू नो यू विल बी वेरी गुड विद द प्रैक्टिस देयर. एनी अदर क्वेश्चन? या LCAT का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है, बट लाइक इट इज मोर लेस ऑन एसटी. ठीक है, तो विद दिस नोट विल एंड. लाइक अगर आप लोग लीव करना चाह रहे हैं सो यू कैन लीव, और मैं ईमेल एड्रेस लास्ट टाइम में लिख देती हूँ, एंड with this note we will end.